नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। और आज के इस वीडियो में भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 75 से लेकर सेक्शन 79 तक हम बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 के दो बहुत ही अहम सेक्शंस पर, सेक्शन 74 और सेक्शन 75। ये दोनों ही सेक्शंस महिलाओं की गरिमा की सुरक्षा से जुड़े हैं और जुडिशियरी और एपीओ एग्जाम्स के नज़रिए से बेहद ज़रूरी हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है कि रेप जैसे गंभीर अपराध के अलावा ये नई संहिता महिलाओं की डिग्निटी को और कैसे प्रोटेक्ट करती है। इसी सवाल का जवाब हमें इन सेक्शंस को समझने से मिलता है जो असॉल्ट और हैरासमेंट जैसे अपराधों को भी कवर करते हैं। तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम बीएनएस के अप्रोच को समझेंगे, फिर सेक्शन 74 और 75 को डिटेल में जानेंगे, दोनों के बीच का फ़र्क समझेंगे, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक देखेंगे और आखिर में एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो ये जो सेक्शन 74 और 75 हैं, ये भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर 5 का हिस्सा है। ये चैप्टर खास तौर पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों से डील करता है। ये सेक्शंस ऐसे एक्ट्स को क्राइम बनाते हैं जो महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, भले ही वो रेप की कैटेगरी में ना आते हों। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्शन 74 के साथ। ये सेक्शन किसी महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से किए गए हमले या आपराधिक बल के इस्तेमाल के बारे में है। तो सेक्शन 74 आखिर कहता क्या है? ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी महिला पर हमला करता है या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करता है और उसका इरादा उस महिला की मॉडेस्टी को आउटरेज करना है, तो उसे सजा दी जाएगी। आसान भाषा में कहें तो ये सेक्शन एक महिला की डिग्निटी और उसके सम्मान की रक्षा करता है। अब इस सेक्शन को समझने के लिए इसके कुछ जरूरी शब्दों को समझना होगा। पहला है असॉल्ट यानी हमला। देखिए, कानून में असॉल्ट का मतलब सिर्फ मारपीट नहीं है। अगर आप किसी के मन में ये डर पैदा कर देते हैं कि आप उस पर क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करने वाले हैं, तो वो भी असॉल्ट है। फिजिकल कांटेक्ट जरूरी नहीं है, जैसे किसी को धमकी देते हुए हाथ उठाना भी असॉल्ट माना जा सकता है। अच्छा, अगला जो शब्द है वो है क्रिमिनल फोर्स यानी आपराधिक बल। इसका मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति पर उसकी मर्जी के बिना जानबूझकर फोर्स इस्तेमाल करना, जिससे उसे चोट, डर या कोई अनॉयंस हो। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है किसी महिला का दुपट्टा खींचना। ये क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल है। और अब आता है इस सेक्शन का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट, मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन यानी एक महिला की लज्जा। कोर्ट्स ने इसे एक महिला की डिग्निटी, डिसेंसी और सेक्सुअल इंटेग्रिटी की भावना के रूप में डिफाइन किया है। और ये बात बहुत जरूरी है कि इसे किसी भी उम्र की महिला का एक नेचुरल एट्रीब्यूट माना जाता है। तो अगर किसी पर सेक्शन 74 का केस चलता है तो कोर्ट में प्रोसिक्यूशन को कौन सी 3 बातें साबित करनी होंगी? चलिए देखते हैं। पहली कि असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल हुआ है, दूसरी कि विक्टिम एक महिला है, और तीसरी सबसे जरूरी कि ये काम उसकी मॉडेस्टी को आउटरेज करने के इरादे से या इस जानकारी के साथ किया गया था। इसे और अच्छे से समझने के लिए एक बहुत ही फेमस केस है रूपन देओल बजाज वर्सेस केपीएस किल का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही जरूरी बात कही थी कि अगर कोई एक भी इंडिसेंट एक्ट है जिसमें सेक्सुअल ओवरटोन्स हैं, तो वो भी इस सेक्शन के तहत अपराध हो सकता है। इससे पता चलता है कि इसका स्कोप कितना बड़ा है। एक और केस है जो मॉडेस्टी के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देता है, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मेजर सिंह। इसमें सवाल ये था कि क्या एक 7 महीने की बच्ची की भी मॉडेस्टी हो सकती है, और सुप्रीम कोर्ट का जवाब था हाँ। कोर्ट ने ये प्रिंसिपल सेट किया कि मॉडेस्टी उम्र पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि फीमेल जेंडर से ही जुड़ी हुई है। अच्छा, तो इस अपराध के लिए सजा क्या है? सेक्शन 74 में सजा भी बताई गई है। दोषी को कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक की जेल हो सकती है, और साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यहाँ मिनिमम सजा का होना इस क्राइम की गंभीरता को दिखाता है। ठीक है, तो सेक्शन 74 तो हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेक्शन 75 की। ये सेक्शन सेक्सुअल हरासमेंट यानी यौन उत्पीड़न के अपराध और उसके अलग अलग फॉर्म से डील करता है।
तो ये जो सेक्शन 75 है ना, ये सेक्सुअल हरासमेंट के अलग अलग तरीकों को एक क्राइम बनाता है, चाहे वो हरासमेंट फिजिकल हो, वर्बल हो या फिर विजुअल हो। ये कानून की एक मॉडर्न सोच को दिखाता है, जो मानता है कि सेक्सुअल हरासमेंट किसी भी व्यक्ति की डिग्निटी, इक्वालिटी और पर्सनल लिबर्टी के खिलाफ है। सेक्शन 75(1) में 4 तरह के एक्ट्स बताए गए हैं जिन्हें सेक्सुअल हरासमेंट माना जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। पहला, कोई भी अनवेलकम्ड फिजिकल कॉन्टैक्ट या एडवांस। दूसरा, सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड या रिक्वेस्ट करना। तीसरा, किसी महिला को उसकी मर्जी के खिलाफ पोर्नोग्राफी दिखाना। और चौथा, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स करना, यानी यौन रंजित टिप्पणियां करना। अब देखिए, इस सेक्शन में सजा का जो सिस्टम है वो थोड़ा अलग है। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। जो पहले 3 तरह के काम हैं, जो ज्यादातर फिजिकल या दबाव वाले हैं, उनके लिए 3 साल तक की सख्त सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। वहीं जो चौथा पॉइंट है, यानी सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, उसके लिए 1 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है। ये जानना भी काफी इंटरेस्टिंग है कि ये कानून आज इस शक्ल में कैसे पहुंचा। इसकी एक पूरी जर्नी है। इसकी शुरुआत हुई थी 1997 में सुप्रीम कोर्ट की मशहूर विशाखा गाइडलाइन से। फिर 2013 में पॉश एक्ट आया और अब BNS 2023 का सेक्शन 75 इसे एक स्पेसिफिक क्रिमिनल ऑफेंस का दर्जा देता है। चलिए अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे क्रूशियल पार्ट पर, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत जरूरी है। सेक्शन 74 और 75 में आखिर फर्क क्या है? इन दोनों के बीच का ये जो बारीक अंतर है, इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इन दोनों सेक्शंस को हम 3 मेन पॉइंट्स पर कंपेयर कर सकते हैं। पहला है एक्ट का नेचर। सेक्शन 74 के लिए असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स का होना जरूरी है, जबकि सेक्शन 75 के लिए एक्ट फिजिकल, वर्बल या विजुअल भी हो सकता है। दूसरा है इंटेंशन। सेक्शन 74 में इरादा, मॉडेस्टी को आउटरीच करना है, जबकि 75 में सेक्सुअली हरास करना है। और तीसरा, सजा। 74 में सजा 1 से 5 साल है, जबकि 75 में ये 3 साल या 1 साल तक है। तो ये तो हो गई कानून की बात, पर क्या आप जानते हैं कि इसका कनेक्शन हमारे संविधान से भी है? चलिए देखते हैं कैसे, और साथ ही एग्जाम्स के लिए कुछ खास टिप्स पर भी ध्यान देंगे। देखिए, ये जो असॉल्ट और सेक्सुअल हरासमेंट जैसे एक्ट्स हैं, ये सिर्फ BNS के तहत अपराध नहीं हैं। ये सीधे सीधे हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों पर हमला है। ये आर्टिकल 14 यानी कानून के सामने बराबरी के अधिकार के खिलाफ है, आर्टिकल 15 के तहत लिंग के आधार पर भेदभाव के खिलाफ है, और सबसे जरूरी आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल डिग्निटी यानी गरिमा के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन है। तो एग्जाम्स के लिहाज से आपको क्या याद रखना है? देखिए, प्रीलिम्स में तो आपसे सीधा सेक्शन नंबर या सजा के बारे में पूछा जा सकता है, लेकिन मेंस में एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, जहां आपको एक सिचुएशन दी जाएगी और आपको तय करना होगा कि ये मामला सेक्शन 74 का बनता है या 75 का। चलिए, तो अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। तो फाइनल रिवीजन के लिए सिर्फ 3 चीजें दिमाग में बिठा लीजिए। सेक्शन 74 का मतलब है मॉडेस्टी को आउटरीच करने के लिए असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स। सेक्शन 75 का मतलब है सेक्सुअल हरासमेंट, जो फिजिकल, वर्बल या विजुअल हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त हमेशा आरोपी का इंटेंशन और नेचर ऑफ द एक्ट जरूर चेक करें। For more judiciary, APO and law exam focused legal content, stay connected with Ganga Education. नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 के आने से महिलाओं के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस हैं, उनसे जुड़े कानूनों में काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं। तो आज हम इसी BNS के सेक्शन 76 से 79 को डिटेल में समझेंगे। ये सेक्शंस जुडिशरी और APO एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबके लिए बहुत जरूरी हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम इस पूरे विश्लेषण को 6 पार्ट्स में देखेंगे। हर सेक्शन के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसमें सजा क्या है, और हाँ, पुराने कानून यानी IPC से इसमें क्या अंतर है, ये सब हम समझेंगे। इससे आपकी एग्जाम की तैयारी भी मजबूत होगी और कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी सेक्शन को अच्छे से समझने के लिए उसका बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी होता है। ये जो प्रोविजंस हम पढ़ने जा रहे हैं ना, इन्हें खास तौर पर निर्भया केस के बाद जो लीगल रिफॉर्म्स हुए, उसके तहत क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के थ्रू काफी स्ट्रॉन्ग बनाया गया था।
तो ये सारे सेक्शंस यानी 76 से 79 मिलकर जेंडर बेस्ड वायलेंस के अगेंस्ट एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क बनाते हैं। इनका मेन पर्पस क्या है? इनका मेन पर्पस है एक महिला की डिग्निटी, उसकी प्राइवेसी और उसकी बॉडीली ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो अब हम एक एक करके सेक्शंस को देखते हैं। शुरुआत करते हैं सेक्शन 76 से। ये सेक्शन डील करता है उस ऑफेंस से जिसमें किसी महिला को डिसरोब करने यानी निर्वस्त्र करने की इंटेंशन से उस पर असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स का यूज किया जाता है। ये एक बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग एक्ट है और इसलिए कानून इसे बहुत सीरियसली लेता है। अब देखिए, इस ऑफेंस को प्रूव करने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला है एक्ट यानी कि असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल होना, और दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है इंटेंशन यानी इरादा। यहाँ इरादा क्या है? महिला को निर्वस्त्र करने का। और एक बात पर खास ध्यान दीजिएगा कि ये ऑफेंस तब भी कंप्लीट माना जाएगा भले ही डिसरोब करने का एक्ट पूरा ना हुआ हो। सिर्फ ऐसा करने की कोशिश और इंटेंशन ही काफी है। इस ऑफेंस की सीरियसनेस को देखते हुए इसके लिए पनिशमेंट भी काफी स्ट्रिक्ट रखी गई है। दोषी को कम से कम यानी मिनिमम 3 साल की जेल हो सकती है और इसे 7 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है, और इसके साथ साथ फाइन भी लगाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दो और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस, सेक्शन 77 और 78 को डिस्कस करेंगे। ये सेक्शंस आज के मॉडर्न टाइम के जो हरासमेंट के तरीके हैं, जैसे प्राइवेसी का वायोलेशन, उनको एड्रेस करते हैं। अक्सर ये क्राइम्स टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से जुड़े होते हैं। तो सेक्शन 77 बात करता है वॉयरिज्म की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ताक झांक करना। इसमें किसी महिला को उसके कंसेंट के बिना उसकी प्राइवेट मोमेंट्स में देखना या उसकी फोटो या वीडियो बनाना शामिल है। कानून ने प्राइवेट एक्ट को अच्छे से डिफाइन भी किया है। और हाँ, एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है इसमें, अगर फोटो कंसेंट से ली भी गई हो लेकिन उसे बिना कंसेंट के किसी और को भेज दिया यानी डिसेमिनेट कर दिया, तो वो भी वॉयरिज्म के अंडर एक क्राइम माना जाएगा। वॉयरिज्म के केस में सजा इस बात पर डिपेंड करती है कि ये फर्स्ट टाइम ऑफेंस है या रिपीट ऑफेंस है। अगर कोई पहली बार दोषी पाया जाता है तो उसे 1 से 3 साल तक की सजा हो सकती है, लेकिन अगर वही व्यक्ति दोबारा ये क्राइम करता है तो सजा बढ़ जाती है और वो 3 से 7 साल तक हो सकती है। अच्छा, अब आते हैं सेक्शन 78 पर, जो स्टॉकिंग यानी पीछा करने को एक क्राइम बनाता है। और ये सिर्फ फिजिकल पीछा करने तक लिमिटेड नहीं है, इसके अंदर साइबर स्टॉकिंग भी कवर होता है, जैसे किसी की ऑनलाइन एक्टिविटीज को मॉनिटर करना, उसके सोशल मीडिया पर या ईमेल्स पर लगातार नजर रखना। डिजिटल एज में ये एक बहुत ही रेलेवेंट प्रोविजन है। स्टॉकिंग के मामले में भी रिपीट ऑफेंडर्स के लिए कानून काफी सख्त है। अगर पहली बार दोषी पाया गया तो 3 साल तक की जेल हो सकती है, लेकिन अगर कोई दोबारा स्टॉकिंग का क्राइम करता है तो उसे 5 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 79 पर। यह सेक्शन उन एक्ट्स के बारे में है जहां किसी महिला की मॉडेस्टी को इंसल्ट करने की इंटेंशन से कोई शब्द कहे जाते हैं या इशारे किए जाते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें फिजिकल फोर्स नहीं है, बल्कि वर्बल और सिंबलिक इंसल्ट्स पर फोकस किया गया है। इस ऑफेंस के 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला, अक्यूज ने कोई शब्द बोला, कोई जेस्चर किया या कोई ऑब्जेक्ट दिखाया। दूसरा, ऐसा करने के पीछे उसका इंटेंशन महिला की मॉडेस्टी को इंसल्ट करना था। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, कि वो एक्ट उस महिला तक पहुंचा, यानी उसने सुना या देखा। इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है एस खुशबू वर्सेस कन्यामल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल सेट किया। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने वाले कानून और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बीच एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम इन नए बीएनएस सेक्शंस का पुराने इंडियन पीनल कोड के सेक्शंस के साथ एक कंपैरिजन करते हैं। ये कंपैरेटिव एनालिसिस आपको चेंजेस को बेहतर तरीके से समझने में हेल्प करेगा। देखिए, बीएनएस का जो सेक्शन 76 है वो पुराने आईपीसी के सेक्शन 354B को कॉरेस्पॉन्ड करता है। बिल्कुल उसी तरह सेक्शन 77, 78 और 79 ये तीनों आईपीसी के सेक्शन 354C, 354D और 509 की जगह पर आए हैं। एग्जाम के लिए ये मैपिंग याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। अब ये जो टेबल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इन चारों सेक्शंस की क्विक समरी है। यहाँ आप एक ही नज़र में देख सकते हैं कि कौन सा सेक्शन किस ऑफेंस से डील करता है, उसका की कंडक्ट क्या है और उसके लिए पनिशमेंट कितनी है।
रिवीजन के लिए ये एक परफेक्ट टूल है। और अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं कि जुडिशरी और एपीओ एस्पिरेंट्स के लिए इन सेक्शंस में से क्या-क्या की टेकअवेज हैं, और एक क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं। एग्जाम्स के लिए कुछ टिप्स जरूर याद रखें। देखिए, प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मेंस में इंटेंशन और की कंडक्ट जैसे कॉन्सेप्ट्स पर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। पनिशमेंट्स में जो डिफरेंस है, खासकर रिपीट ऑफेंसेस के लिए, उस पर जरूर ध्यान दें। और जैसा मैंने पहले बताया, कंपैरेटिव क्वेश्चंस के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग आईपीसी सेक्शंस को भी याद रखें। तो चलिए एक फाइनल क्विक रिवीजन करते हैं। इन चारों सेक्शंस का कोर कॉन्सेप्ट क्या है? महिलाओं की डिग्निटी, प्राइवेसी और ऑटोनॉमी की रक्षा। सेक्शन 76 असॉल्ट विद इंटेंट टू डिसरोब। सेक्शन 77 और 78 वॉयरिज्म और स्टॉकिंग, जिसमें साइबर क्राइम्स भी शामिल हैं। और सेक्शन 79 वर्ड्स या जेस्चर्स से मॉडेस्टी को इंसल्ट करना। बस इतना याद रखिए। जुडिशरी, एपीओ और दूसरे लॉ एग्जाम से जुड़ी ऐसी और लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।